आज से हम वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स सीखेंगे हिंदी में। तो आज हम शुरुआत करेंगे HTML5 बेसिक स्ट्रक्चर से। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML5 is a markup language used for structuring and presenting content on the World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब पे कंटेंट को स्ट्रक्चरिंग और कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में HTML का कोड लिखूँगा। तो मैं एक फोल्डर तैयार करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट, और इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ कोड करूंगा। यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा basic.html, और उसके बाद एंटर क्लिक करूंगा। अब मैं HTML फाइल में doctype HTML टाइप करूंगा। सभी HTML डॉक्यूमेंट doctype डिक्लेरेशन से शुरू होनी चाहिए। doctype HTML ये टैग नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। doctype डिक्लेयर करके हम ब्राउज़र को हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है बताते हैं। अभी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML, मगर और भी बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि SVG doctype, math doctype एक्सेट्रा। और HTML के अब तक के सारे जितने भी वर्जन हैं इनका सबका अलग अलग डॉक्टाइप है। ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट को पूरा रीड करना पड़ेगा, फिर वो समझेगा अच्छा इस डॉक्यूमेंट का डॉक्टाइप HTML4 या फिर HTML5 है या फिर SVG है। इसमें ब्राउज़र का वक्त वेस्ट होगा, उससे अच्छा हम खुद ही ब्राउज़र को स्टार्टिंग में ही बताएंगे कि हमारी वेबसाइट का डॉक्टाइप HTML5 है। HTML फाइल में डॉक्टाइप डिक्लेरेशन के लिए हमें ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करके उसके बाद कैपिटल लेटर्स में डॉक्टाइप लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में HTML लिखेंगे। बस इतना लिखकर हम HTML फाइल का डॉक्टाइप डिक्लेयर करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट्स में जो टैग होते हैं वो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स में जो टैग होते हैं वो कीवर्ड्स जैसे काम करते हैं। हर टैग का मतलब यूनिक होता है। टैग का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। HTML में पेयर टैग, अनपेयर टैग, फॉर्मेटिंग टैग्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज होता है। पेयर टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लिखे जाते हैं। ब्रैकेट में ओपनिंग टैग का नाम लिखते हैं और क्लोजिंग टैग में ब्रैकेट में टैग के पहले फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। डॉक्टाइप डिक्लेरेशन के बाद हम HTML टैग यूज करेंगे। तो ब्रैकेट में हम HTML लिखेंगे और उसका क्लोजिंग टैग अपने आप VS कोड मुझे सजेस्ट करेगा। डॉक्टाइप डिक्लेरेशन के बाद हम HTML टैग का यूज करेंगे। HTML टैग ये रूट टैग है। HTML टैग ये रूट है। HTML डॉक्यूमेंट में हम जितने भी टैग यूज करेंगे वो सारे टैग हम HTML के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही लिखेंगे। HTML के ओपनिंग टैग के पहले और HTML के क्लोजिंग टैग के बाद कोई भी टैग नहीं लिखा जाता है। जो भी टैग लिखना है वो हमें HTML के ओपनिंग टैग और HTML के क्लोजिंग टैग के अंदर ही लिखने हैं। HTML टैग के बाद हम लिखेंगे हेड टैग, वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में। फिर हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग लिखेंगे, उसका हम क्लोजिंग टैग भी आएगा। फिर टाइटल में मेरा पेज का जो भी टाइटल है वो मैं लिखूंगा। अभी मैं नाम देता हूँ वेबसाइट करके।
फिर हेड टैग के बाद अपना आएगा मेन टैग जिसका नाम है बॉडी टैग। उसका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। अभी हमने ये सब तो लिख लिया, लेकिन अब हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो हमको ब्राउज़र पे कैसे शो होगा, हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पे कैसे शो होगी, उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका ब्राउज़र खुल जाएगा। जो मैंने टाइटल टैग में नाम लिखा था, पेज को मैंने वेबसाइट लिखा था, इधर वेबसाइट लिख के आ गया है। और ये जो है वो मेरा फाइल का नाम है basic.html। अब आप सोचेंगे कि ये पूरा ब्लैंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक बॉडी टैग में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी टैग के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स का यूज़ करेंगे। नोटपैड यूज़ करोगे तो ये सब आपको हाथ से पूरा एक एक लिखना पड़ेगा, लेकिन VS कोड के बारे में आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, ये सब मैं कट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा और एंटर की दबाऊंगा। देखिए पूरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। डॉक टाइप HTML, लैंग्वेज इंग्लिश, हेड टैग में मेटा टैग यूज़ किए, फिर हमारा टाइटल टैग जिसमें आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, फिर आएगा हमारा बॉडी टैग। तो ये है हमारा HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे HTML5 टैग्स। HTML tags. The types of tags used in the HTML document are responsible to tell a web browser to do something. Follow the instruction instead of just displaying text. HTML डॉक्यूमेंट में जो टैग होते हैं वो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स में जो टैग होते हैं वो कीवर्ड जैसे काम करते हैं। हर टैग का मतलब यूनिक होता है। The tag names are enclosed in between a less than and a greater than symbol. There are three types of tags in HTML: paired and unpaired tags, self-closing tags, utility-based tags. First, paired and unpaired tags. तो हम पहले देखेंगे paired tags. An HTML tag is known as a paired tag when the tag consists of an opening tag and a closing tag as its companion tag. मैंने तो यहाँ पे ये पेयर टैग्स के एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। मैंने टाइटल टैग लिखा है, उसमें मैंने पेज का टाइटल लिखा है माय वेबसाइट, फिर उस टैग को क्लोज किया है फॉरवर्ड स्लैश देकर। Unpaired tags. An HTML tag is called an unpaired tag when the tag only has an opening tag and does not have a closing tag or companion tag. इसका एग्जाम्पल आता है HR टैग, मेटा टैग, इनपुट टैग, BR टैग। इसमें अनपेयर टैग्स में सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा जाता है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। फिर सेकंड हमारा आता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स आर दोज HTML tags that do not have a partner tag when the first tag is the only necessary tag that is valid for the formatting. सेल्फ क्लोजिंग टैग में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, लेकिन उस ओपनिंग टैग में हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज टैग का यूज किया है, जिसमें src एक एट्रीब्यूट है, जिसमें मैंने इमेज का सोर्स दिया है, और अल्ट ये भी एक एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। थर्ड हमारा आता है यूटिलिटी बेस्ड टैग्स। इसमें भी और तीन प्रकार के टैग्स होते हैं। फर्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टैग्स, सेकेंड होता है स्ट्रक्चर टैग्स, और थर्ड होता है कंट्रोल टैग्स। Formatting tags. The HTML tags that help us in the formatting of the text, like the size of the text, font styles, making a text bold, etc. तो बेसिकली फॉर्मेटिंग टैग्स टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अगर हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बी टैग का यूज करते हैं, अगर टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आई टैग का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर टैग्स।
The HTML tags that help in structuring the HTML document are called structure tag. HTML डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए जो भी टैग यूज होते हैं उसको स्ट्रक्चर टैग्स कहते हैं। ये मैंने मेरे लास्ट वाली वीडियो में बताया है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आप वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आता है HTML टैग, फिर आता है हेड टैग, हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, फिर हमारा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर भी और सारे टैग होते हैं, मैंने H1 टैग इधर लिखा है। ये HTML के बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स है। फिर हमारा आता है कंट्रोल टैग्स, द स्क्रिप्ट टैग्स, checkboxes, the forms tags etc. forms the control tags. कंट्रोल टैग का यूज कंटेंट मैनेज करने के लिए या एक्सटर्नल स्क्रिप्ट या लाइब्रेरीज मैनेज करने के लिए करते हैं। चेकबॉक्स बटन, सबमिट बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सब कंट्रोल टैग का यूज करके बनाए जाते हैं। जब मैं फॉर्म बनाना सिखाऊंगा तब मैं कंट्रोल टैग के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। आज हमने HTML5 टैग्स के बारे में जाना, तो आज हम सीखेंगे HTML5 एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML attributes are special words used inside the opening tag to control the element's behavior. एलिमेंट का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए HTML ओपनिंग टैग में HTML एट्रीब्यूट्स इन स्पेशल शब्दों का यूज किया जाता है। एक HTML एलिमेंट टाइप के HTML एट्रीब्यूट्स ये मॉडिफायर होते हैं। All HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about elements. Attributes are always specified in the start tag. Attributes usually come in name value pairs like name is equal to in double quote value. Attributes elements के बारे में additional information provide करते हैं। Attributes हमेशा start tag में लिखे जाते हैं। Attributes हमेशा नाम और वैल्यू की जोड़ी में होते हैं। एट्रीब्यूट्स का यूज क्यों किया जाता है पहले ये समझो। अलग अलग वेब डेवलपमेंट एंड वेब एप्लीकेशन में HTML का यूज बहुत सालों से किया जाता है। HTML की तरफ से आए दिन बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जाते हैं। HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जिसका यूज करके हम वेब पेज और वेब ऐप ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जितने भी स्टाइल के एट्रीब्यूट्स है उनका हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से यूज करके वेब पेज और वेब ऐप को बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। आने वाली वीडियो में मैं एट्रीब्यूट्स डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स की लिस्ट दिखाता हूँ, जैसे कि कोर एट्रीब्यूट्स, जेनरिक एट्रीब्यूट्स, इवेंट एट्रीब्यूट्स, माउस इवेंट एट्रीब्यूट्स, की इवेंट एट्रीब्यूट्स, ड्रैग इवेंट एट्रीब्यूट्स, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, फॉर्म इवेंट एट्रीब्यूट्स, डाटा एट्रीब्यूट, इंटरनेशनलाइजेशन एट्रीब्यूट, इतने सारे एट्रीब्यूट्स है। मैं आने वाले वीडियो में इन एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट के एग्जांपल लिखे हैं। ये है HTML का ओपनिंग टैग और ये है HTML का क्लोजिंग टैग। मैंने HTML के ओपनिंग टैग में लैंग्वेज ये एट्रीब्यूट यूज किया है और इसमें वैल्यू जो है EN यानी कि इंग्लिश, जो मैंने डबल कोट में लिखी है। फिर हमारा आता है पी टैग। ये पी टैग का ओपनिंग टैग है और ये पी टैग का क्लोजिंग टैग। यहाँ पर मैंने स्टाइल या एट्रीब्यूट का यूज किया है और उसकी वैल्यू जो मैंने दी है कलर, जो दिया है मैंने रेड। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। जो आता है नेम, नेम यानी एट्रीब्यूट का नेम, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू जो मैंने लिखी है कलर, जो रेड है, आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने इमेज टैग का ओपनिंग टैग लिखा है और आपको पता ही होगा कि इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। यहाँ पे मैंने src एट्रीब्यूट का यूज किया है। फिर इज इक्वल टू डबल कोट में इमेज का पाथ दिया है, जो इसकी वैल्यू है सोर्स की। सोर्स है नेम है एट्रीब्यूट का और इमेज डॉट जेपीजी वो उसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही नेम और वैल्यू की जोड़ी में एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं और एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, ये ध्यान में रखना। तो मैं VS कोड में जाके आपको इसका डेमो दिखाता हूँ।
मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं H1 टैग का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विनर विनर चिकन डिनर, और फिर मैं गोला पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे H1 टैग में लिखी हुई हेडिंग आ गई है, विनर विनर चिकन डिनर। अब मुझे ये हेडिंग सेंटर में चाहिए, तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैं H1 टैग के ओपनिंग टैग में स्टाइल या एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू फिर डबल कोट, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बॉर्डर, डिस्प्ले, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, कलर, मार्जिन टॉप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट सेंटर में करना है, इसलिए मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे देखो आ गया टेक्स्ट अलाइन, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं ब्राउजर में जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे हेडिंग सेंटर में आ गई है। जितने भी स्टाइल के एट्रीब्यूट्स है उनका हम अपने डिजाइन के हिसाब से यूज करके वेब पेज और वेब ऐप को बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको HTML के बेसिक एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे। तो आज हम HTML5 में जो डॉकटाइप HTML एलिमेंट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले उसके डेफिनेशन जानते हैं। ऑल HTML documents must start with a doctype declaration. सभी HTML डॉक्यूमेंट डॉकटाइप डिक्लेरेशन से ही शुरू होने चाहिए। The declaration is not an HTML tag. It is an information to the browser about what document type to expect. डॉकटाइप HTML ये टैग नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। डॉकटाइप डिक्लेयर करके हम ब्राउजर को हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है ये बताते हैं। अभी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML, मगर और भी बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि SVG डॉक टाइप, मैथ डॉक टाइप एक्सेट्रा। और HTML के अब तक के सारे जितने भी वर्जन है इन सबका अलग अलग डॉक टाइप है। तो ब्राउजर हर डॉक्यूमेंट को पूरा रीड करेगा, फिर वो समझेगा अच्छा इस डॉक्यूमेंट का डॉक टाइप HTML4 या फिर HTML5 है या फिर SVG है, इसमें ब्राउजर का वक्त वेस्ट होगा। उससे अच्छा हम खुद ब्राउजर को स्टार्टिंग में ही बताएंगे कि हमारे वेबसाइट का डॉक टाइप HTML5 है। इन HTML5 द डिक्लेरेशन इज सिंपल। HTML5 में डॉक टाइप डिक्लेरेशन के लिए हम ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद कैपिटल लेटर्स में डॉक टाइप लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में HTML लिखेंगे। बस इतना लिखकर हम HTML5 का डॉक टाइप डिक्लेयर करेंगे। हमें सिर्फ वेबसाइट बनानी नहीं है, हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है जो गूगल पर रैंक करे। अगर हमने HTML का डॉक टाइप डिक्लेयर नहीं किया तो ब्राउजर को अपनी वेबसाइट का डॉक टाइप समझने के लिए पूरा HTML डॉक्यूमेंट रीड करना पड़ेगा, उसमें ब्राउजर का टाइम वेस्ट होगा। समझो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है और मेरे फ्रेंड की भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, हम दोनों अपनी वेबसाइट पर फोन बेचते हैं। मैंने HTML डॉक्यूमेंट में डॉक टाइप डिक्लेयर नहीं किया और मेरे फ्रेंड ने HTML डॉक्यूमेंट में डॉक टाइप डिक्लेयर किया है। समझो अभी एक कस्टमर ऑनलाइन फोन खरीदना चाहता है, उसने गूगल पर फोन के बारे में सर्च किया। अब क्या होगा, ब्राउजर मेरे फ्रेंड की वेबसाइट को कस्टमर को शो करेगा। मेरे फ्रेंड ने डॉक टाइप डिक्लेयर किया तो ब्राउजर का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसने मेरे फ्रेंड की वेबसाइट कस्टमर को पहले शो कर दी, तो इसमें मेरा लॉस हुआ। मैंने भी डॉक टाइप डिक्लेयर किया तो मेरी भी वेबसाइट गूगल पर फास्ट शो होगी। एसईओ के लिए डॉक टाइप डिक्लेयर करना फायदेमंद होता है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ में ऐसी बहुत सारे यूजफुल ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। इसमें से एक है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो आप भी हमेशा एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट डेवलप करना जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करे। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। आप डॉक टाइप जरूर नहीं कि कैपिटल में लिखे, आप उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई एक लेटर कैपिटल लिखेगा तो भी चलता है। ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कैपिटल में डॉक टाइप और उसके बाद
स्मॉल लेटर्स में HTML लिखना एक गुड हैबिट है। डॉक्टर HTML के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ। तो मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे ये मैं सब कट कर देता हूँ। मैं अभी एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करूंगा। VS कोड मुझे एमेट एब्रीविएशन का सजेशन दिखा रहा है। मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर क्लिक करूंगा। अब VS कोड ने मुझे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करके दिया है। एमेट एब्रीविएशन का यूज करके हम फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। VS कोड में एमेट एब्रीविएशन इनबिल्ट है। मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं एमेट एब्रीविएशन का यूज करके फास्ट कोडिंग कर सकता हूँ। नोटपैड में एमेट एब्रीविएशन इनबिल्ट नहीं है, वहां पर हमें कोड को टाइप करना पड़ेगा। वहां हमें ऑटोमेटिक कोड टाइप करके भी नहीं मिलता। तो आप भी VS कोड डाउनलोड करना। मैं कोई VS कोड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। मैं तो बस एक सजेशन दे रहा हूँ जिससे आपका फायदा होगा। VS कोड फ्री है और उसमें एमेट एब्रीविएशन इनबिल्ड है। इससे आप फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप किया और एंटर क्लिक किया तो मुझे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली टाइप करके मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कैपिटल में डॉक टाइप और स्मॉल लेटर में HTML लिखा हुआ दिख रहा है। अभी मैं डॉक टाइप में कुछ भी चेंज करूंगा, अगर समझो मैं ई छोटा लिख दिया तो ये मुझे कोई एरर नहीं शो करेगा। और मैं गो लाइव पे जाऊंगा तो भी ये कोई एरर मुझे शो नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी वेबसाइट रन हो रही है। तो आपको हमेशा ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद डॉक्टर पे कैपिटल में लिखना है और HTML स्मॉल लेटर में। ये एक गुड प्रैक्टिस है। तो अभी आपको समझ में आया ही होगा कि HTML डॉक्यूमेंट में हमें सबसे पहले डॉक्टर डिक्लेयर करना पड़ता है। डॉक्टर डिक्लेयर करने के बाद HTML एलिमेंट लिखा जाता है और HTML एलिमेंट के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको डॉक्टर पे HTML समझ में आया होगा। तो आज हम सीखेंगे HTML5 में यूज होने वाले कमेंट्स टैग के बारे में। HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट्स लिखने के लिए कमेंट टैग का यूज करते हैं। ब्राउजर कमेंट टैग में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम कमेंट टैग में लिखते हैं वो वेब पेज पर दिखाई नहीं देती, वो बस हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में ही दिखती है। वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर HTML कोड डिस्क्राइब करने के लिए कमेंट टैग का यूज करते हैं। कोडिंग करते समय हमें कॉम्प्लेक्स कोड करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स कोड करते समय हम कमेंट्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स कोड को डिस्क्राइब करते हैं। कभी भी हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना होगा तब हम कमेंट्स रीड करके कॉम्प्लेक्स कोड को समझते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उस HTML डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं। समझो आज हमने एक वेबसाइट बनाई और कुछ साल बाद हमें उस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत आन पड़ी, तब हमें ये कमेंट्स ही काम आएंगे। हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, खासकर हमने कुछ खास कॉम्प्लेक्स कोड किया है तो ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ साल बाद वो कॉम्प्लेक्स कोड याद ही रहेगा। तब हमें उस कॉम्प्लेक्स कोड को समझने के लिए फिर से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम अभी उस कॉम्प्लेक्स कोड को कमेंट्स में डिस्क्राइब करें, तो जब भी हमें HTML डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना पड़ेगा तब हम कॉम्प्लेक्स कोड को रीड करके ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। समझो हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तब हमारे साथ और भी डेवलपर्स काम करते हैं। जब हम कुछ भी खास कॉम्प्लेक्स कोड HTML डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हो तो वो कोड हमने कमेंट्स में डिस्क्राइब किया तो हमारे साथ साथ बाकी डेवलपर्स को भी उस कॉम्प्लेक्स कोड को समझने में आसानी होगी। वो भी कमेंट्स रीड करके कॉम्प्लेक्स कोड को समझेंगे और HTML डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस रिक्वायर होंगे तो वो चेंजेस भी करेंगे। इस तरह से HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट्स टैग का यूज करते हैं। कमेंट टैग का यूज करना एक गुड प्रैक्टिस है। कमेंट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें मैं बॉडी टैग के अंदर कमेंट्स ये वर्ड लिखूंगा और यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूंगा।
हमारे वेब पेज पे कमेंट से वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं कमेंट टैग का यूज करता हूँ। मैं ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 बार हाइफन सिंबल का यूज करूंगा। तो वीएस कोड ने मुझे ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग दे दिया है। एक कमेंट टैग का ओपनिंग टैग और ये है कमेंट टैग का क्लोजिंग टैग। अब मैं यह कमेंट्स ये शब्द टाइप करता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ये जो कमेंट्स लिखा हुआ दिख रहा है वो हमने कमेंट टैग में लिखा नहीं है, इसलिए वेब पेज पर दिख रहा है। और जो कमेंट्स वर्ड हमने कमेंट टैग में लिखा है वो हमें वेब पेज पे नहीं दिख रहा है। अभी मैं 4 बार और कमेंट्स वर्ड को लिखता हूँ। मैंने कमेंट टैग में 5 बार कमेंट से वर्ड लिखा है, फिर भी वो ब्राउजर पे दिख नहीं रहा। ब्राउजर कमेंट टैग में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। हम सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। इस तरह से HTML5 में कमेंट टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार कमेंट से वर्ड लिख रहा हूँ बॉडी टैग के अंदर, और फिर मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट से लिखा हुआ आ रहा है। यूज आपको ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद 2 बार हाइफन सिंबल यूज करने की जगह आप कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की है उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एक साथ दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली कमेंट टैग जनरेट हो गया। और इसके अंदर मैं वेबसाइट है वर्ड लिखूंगा और मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने बॉडी टैग में कमेंट्स लिखा था वही शो हो रहा है। अभी मैंने सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए शॉर्टकट बताया। अभी मैं मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए शॉर्टकट बताता हूँ। समझो मैंने ये 4 लाइन लिख दी। आपको जितने भी लाइंस कमेंट टैग के अंदर लेने हैं उन सारे लाइन को सिलेक्ट कीजिए, फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल और फॉरवर्ड की दबाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक कमेंट्स में आ गया है। मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। आप वेब पेज पे देख सकते हैं कि जो भी मैंने अभी मल्टी लाइन्स में कमेंट्स लिखे थे वो वेब पेज पे शो नहीं हो रहे। ये सिर्फ वही शब्द दिखाई दे रहा है जो बॉडी टैग में मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वर्ड्स मुझे वेब पेज पे दिख रहा है। बाकी सारे लाइंस मैंने कमेंट्स टैग के अंदर लिखे, इसकी वजह से वो वेब पेज पे शो नहीं हो रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कमेंट टैग समझ में आया होगा और मैं आज आपको HTML5 NBSP एंटिटी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउजर पे। अभी मैं W3 स्कूल्स के वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे HTML एंटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। रिजर्व कैरेक्टर इन HTML मस्ट बी रिप्लेस विथ कैरेक्टर एंटिटीज। HTML में जो रिजर्व कैरेक्टर है उनको वेब पेज पे दिखाने के लिए हमें एंटिटी का यूज करना पड़ता है। HTML entities होता क्या है? Some character are reserved in HTML. If you use the less than or greater than sign in your text, the browser might mix them with tags. अगर HTML डॉक्यूमेंट में हमने लेस देन या फिर ग्रेटर देन साइन यूज किया तो ब्राउजर उस साइन को टैग के साथ मिक्स कर सकता है। कैरेक्टर एंट्रीज आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व कैरेक्टर इन HTML। तो मैंने आपको बताया था कि HTML में जो रिजर्व कैरेक्टर है उनको वेब पेज पे दिखाने के लिए हमें एंटिटीज का यूज करना पड़ता है। कैरेक्टर एंटिटी लुक लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो एम% फिर एंटिटी का नेम या फिर एम% हैशटैग एंटिटी का नंबर। यहाँ टू डिस्प्ले अ लेस देन साइन वी मस्ट राइट एम%LT सेमीकोलन और एम% हैशटैग 60 सेमीकोलन। अगर मुझे लेस देन साइन वेब पेज पर लिखकर चाहिए तो मुझे एम%LT लिखना होगा, फिर सेमीकोलन यूज करना होगा या फिर एम्परसेंड हैश और एंटिटी नंबर 60 और सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे HTML के रिजर्व कैरेक्टर्स है। अगर मुझे लेस देन का यूज करना होगा तो मैं %LT और सेमी कॉलन का यूज करूंगा, या फिर %#60 और सेमी कॉलन का यूज करूंगा। ऐसे तो आज मैं आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस ये एंटिटी के बारे में बताऊंगा। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, a commonly used entity in HTML is the non-breaking space. A non-breaking space is a space that will not break into a new line. Two words separated by a non-breaking space will stick together, not break into a new line. This is a handy when breaking the words might be disruptive. यहाँ पे मैं लोरेम 10 टाइप करता हूँ और एंटर क्लिक करूँगा। अभी मैं गोला पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे 10 वर्ड्स दिख रहे हैं। अभी समझो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं ऐसा स्पेस करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रही। अभी समझो मैं और स्पेस दे रहा हूँ, और स्पेस न्यू लाइन पे ले लिया, फिर भी स्पेस दिया दिया दिया, और फिर मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। ये सारे स्पेस को इग्नोर कर देता है ब्राउज़र। ब्राउज़र हमने जो भी सारे स्पेस दिए उसको एक ही स्पेस काउंट करता है। तो हम इसके लिए NBSP ये एंटिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं $NBSP और सेमीकोलन ये एंटिटी का यूज़ करूँगा। अभी मैं फिर से ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्पेस आ गई है। अभी इतना ज़्यादा स्पेस दिख नहीं रहे, एक सेकेंड। मैं मैं और NBSP ये एंटिटी का यूज़ करता हूँ, कंट्रोल V कंट्रोल V। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो अभी आपको पता चला होगा कि इस एंटिटी का यूज़ करके हम सिर्फ 2 शब्दों में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इस एंटिटी के बाद लिखा हुआ वर्ड बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से शुरू नहीं होता, वो वर्ड उसी लाइन पर लिखाई देता है, जैसे कि आप। मैं आशा करता हूँ कि आपको HTML5 में जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है वो समझ में आया होगा। तो आज हम सीखेंगे लोरेम इप्सन का यूज HTML5 में कैसे करते। लोरेम इप्सन ये टैग नहीं है, ये एक डमी टेक्स्ट है। समझो मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा यार मेरे लिए एक वेबसाइट बना दे, तो मैं डायरेक्ट कोडिंग नहीं करूंगा, मैं वेबसाइट डिजाइन करूंगा। वेबसाइट में जितने भी वेब पेज होंगे उन सभी का डिजाइन बनाऊंगा, मैं फ्रेंड को दिखाऊंगा। उस डिजाइन में कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो चेंजेस करूंगा, फिर उसे वेबसाइट डिजाइन दिखाऊंगा। उसे डिजाइन पसंद आया तो फिर उसके बाद मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूंगा। मैं ही नहीं, हर डेवलपर ये प्रोसेस फॉलो करता है। वेबसाइट डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद कोडिंग करते समय हमें बस हर सेक्शन के हिसाब से कंटेंट टाइप करना होता है। वेबसाइट डिज़ाइन करते समय हमें एक सेक्शन में कोई भी कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब हम डमी टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा टाइपिंग का टाइम सेव होता है। डमी टेक्स्ट लिखने के लिए लोरेम इप्सन का यूज़ करते हैं। अभी मैं मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ये सबसे ऊपर मेरा नाम है, ये नौबार है। यहाँ मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये नीचे आप देख सकते हो, ये फुटर, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का पेज है। ये SEO का पेज है। फिर SMM का पेज है। फिर SMM पेड ट्रैफिक का भी पेज है। फिर फिर सॉफ्टवेयर का पेज बना है। फिर एक अबाउट अस का एक पेज बना है। हर बिजनेस के हिसाब से ये अलग अलग टाइप के वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का डिजाइन सिंपल रखा है, यहाँ मैंने कोई एनिमेशन का यूज नहीं किया है। हर बिजनेस की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। और जिस पर्सन के लिए हमें वेबसाइट डिजाइन करनी होती है उस पर्सन को हम वेबसाइट का डिजाइन दिखाते हैं। फिर वेबसाइट का डिजाइन अप्रूव होने के बाद वेबसाइट डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं। तो अभी आपने देखा कि मेरी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है। एक पेज पर हर एक सेक्शन में अलग कंटेंट है। समझो मैंने वेबसाइट का डिजाइन बनाए बिना डायरेक्ट 8-10 दिन लगाकर कोडिंग करके वेबसाइट बनाई, और फिर वो वेबसाइट मेरे फ्रेंड को दिखाई और बोला भाई ये देख तेरी वेबसाइट बन गई है।
या तो मेरे फ्रेंड को वो वेबसाइट बहुत अच्छी लग सकती है या अच्छी नहीं भी लग सकती है। तो फिर वो बोलेगा यार ये वाला सेक्शन है ना, ये ऊपर रख, या फिर ये डिजाइन बदल, या फिर इसमें एनिमेशन ऐड कर। ये तो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है नहीं, बस टाइप करो काम खत्म। हमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टैग यूज करने होते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज करने होते हैं, CSS जावास्क्रिप्ट यूज करने होते हैं। अगर उस सेक्शन में कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे की प्रोसेस और बहुत कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे इतने सारे चेंजेस करने के लिए कहा तो मैंने 8 10 दिन तो कोडिंग किए, वो सारे बेकार गए। अब मुझे चेंजेस करने के लिए और कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं पहले ही मेरे फ्रेंड को वेबसाइट का डिजाइन दिखाता तो उसे वेबसाइट का डिजाइन देखकर पता चलता कि वेबसाइट ऐसी दिखेगी। वो डिजाइन देखकर तभी मुझे बताता कि ये सेक्शन ऊपर चाहिए, या मुझे यहाँ पर एनिमेशन चाहिए, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो वेबसाइट का डिजाइन देखकर बताता। काम आसान होता, मुझे दोबारा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको समझ आया होगा, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू करने से पहले वेबसाइट डिजाइन बनाना ही है। और वेबसाइट बनाते समय हमें हर सेक्शन में रियल कंटेंट टाइप करने की जरूरत नहीं है, तब हम डमी टेक्स्ट का यूज करते हैं। डमी टेक्स्ट के लिए या तो गूगल में जाकर कहीं से टेक्स्ट कॉपी करना होगा और सेक्शन में कंटेंट पेस्ट करना होगा, या फिर हम ऐसे ही मीनिंगलेस टाइपिंग कर सकते हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। इससे अच्छा हम डमी टेक्स्ट के लिए लोरम इप्सन का यूज करते हैं। इप्सन ये डमी टेक्स्ट होता है जिसमें मीनिंगलेस वर्ड होते हैं लेकिन वो इतने खराब नहीं दिखते। इमेट एब्रिवेशन का यूज करके हम लोरम इप्सन का अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी मैं VS कोड में जाता हूँ। अभी समझो मुझे बॉडी टैग में 6 वर्ड्स लिखने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लोरेम लिखूंगा, फिर 6 टाइप करूंगा और एंटर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे 6 वर्ड्स आ गए हैं। ये मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। मैं गोला पे क्लिक करूंगा, ये देखो मेरे वेब पेज पे मुझे 6 वर्ड्स दिख रहे हैं। मुझे 500 वर्ड्स लिख के चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, लोरेम लिखूंगा और जितने भी मुझे वर्ड्स चाहिए वो लिखूंगा। समझो अभी मुझे 500 वर्ड्स चाहिए और फिर एंटर क्लिक करूंगा। यहाँ 500 शब्द लिख कर आए, मगर वो एक लाइन में ही लिख कर आए, मुझे ऐसे स्क्रॉल करके सारे शब्द लिखने होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सब शब्द मुझे रैप करके मिले। इसके लिए मैं माउस पर राइट क्लिक करूंगा, कमांड पैलेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे टॉगल वर्ल्ड रैप लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टॉगल वर्ल्ड रैप करने के लिए कौन सी कीज का इस्तेमाल करना चाहिए ये लिखा हुआ है। Alt+G, ये दो कीज का यूज करके हम वर्ड रैप कर सकते हैं। अभी मैं टॉगल वर्ड रैप लिखा है, इस पे क्लिक करूंगा। अब देखो सारे वर्ड्स रैप हुए हैं, ये अच्छा दिख रहा है। आपको सिंगल लाइन में लिखकर चाहिए तो आप Alt और Z, ये दो कीज यूज एक साथ करो, तो आपको ये सिंगल लाइन में वर्ड्स लिखे हुए मिल जाएंगे। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 500 वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। वेब पेज पे तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में हमको दिख रहा है, लेकिन आप VS कोड में जाओगे तो आपको ये एक लाइन में दिखेंगे, तो ये अच्छा तो नहीं दिखेगा। इसलिए मैं फिर से अल्ट और जी एक ही दबाऊंगा, तो ये सारे वर्ड्स मुझे व्रैप करके मिल गए। अभी मैं इन सारे वर्ड्स को कमेंट आउट करता हूँ। इसके लिए मैंने क्या क्या बताई थी, याद है आपको, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अब मुझे वेब पेज पे जिसमें डमी टेक्स्ट होगा ऐसे 6 पैराग्राफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए। मैं मैं अभी P टाइप करूंगा, उसके बाद ये जो स्टार का सिंबल है इसे यूज करूंगा। इस स्टार के सिंबल को एस्ट्रिक कहते हैं। एस्ट्रिक सिंबल का यूज मल्टीप्लिकेशन करने के लिए करते हैं। एस्ट्रिक सिंबल के बाद मैं 6 ये नंबर टाइप करूंगा, फिर मैं ग्रेटर देन सिंबल का यूज करूंगा, फिर लोअरम टाइप करूंगा और एंटर क्लिक करूंगा।
आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 पैराग्राफ है जिसमें डमी टेक्स्ट यूज किया हुआ है। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है। ये वर्ड्स एकदम मीनिंगलेस होते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे जैसे कि मैंने बताया था कि वेबसाइट डिज़ाइन करते समय हमें हर से एक सेक्शन में कोई भी कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डमी टेक्स्ट का आप यूज़ करेंगे तो आपका जो भी कंटेंट लिखने का टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लोरेम इप्सन समझ में आया होगा। तो आज हम सीखेंगे HTML5 एलिमेंट्स। An HTML element is defined by a start tag, some content, and an end tag. The HTML element is everything from the start tag to the end tag. यहाँ पे मैंने H1 टैग का एग्जांपल लिया है। इसमें H1 का ये ओपनिंग टैग है, फिर एक कंटेंट है जिसमें मैंने हेडिंग लिखा है, फिर आता है हमारा H1 का क्लोजिंग टैग। तो इन सबको मिलाकर हम इसको कहते हैं H1 एलिमेंट। ये है पी टैग का ओपनिंग टैग या फिर स्टार्टिंग टैग, फिर आता है कंटेंट और फिर आता है पी टैग का एंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग होता है। इन सब को मिलाकर बनता है हमारा पी एलिमेंट। ये है बी आर का ओपनिंग टैग। बी आर टैग में कंटेंट नहीं होता और ना ही इसका कोई एंड टैग होता है, फिर भी हम इसको बी आर एलिमेंट कहते हैं। वैसे ही इमेज, ये है इमेज टैग का ओपनिंग टैग या फिर स्टार्टिंग टैग। इसमें भी कोई कंटेंट नहीं होता और ना ही इसका कोई एंड टैग होता है, फिर भी हम इसको इमेज एलिमेंट कहते हैं। नेस्टेड HTML elements. HTML elements can be nested. This means that element can contain other elements. All HTML document consist of nested HTML elements. टाइटल टैग का ओपनिंग टैग, टाइटल टैग का क्लोजिंग टैग और एक कंटेंट, इसे हम टाइटल एलिमेंट कहते हैं। ये हेड टैग का ओपनिंग टैग और ये हेड टैग का क्लोजिंग टैग। इसमें टाइटल एलिमेंट हमने लिखा है, इसे हम कंटेंट कहेंगे। हेड टैग को ओपनिंग टैग से लेकर हेड टैग का क्लोजिंग टैग और एक कंटेंट, इसे हम हेड एलिमेंट कहेंगे। HTML डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिखे जाते हैं। ऐसे नेस्टेड एलिमेंट से HTML डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, बॉडी एलिमेंट में H1 एलिमेंट, P एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, BR एलिमेंट लिखा हुआ है। बॉडी टैग को ओपनिंग टैग, बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग और एक कंटेंट, इसे हम बॉडी एलिमेंट कहते हैं। ये HTML का ओपनिंग टैग है और HTML का क्लोजिंग टैग है। डॉक्टर HTML एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट HTML एलिमेंट में लिखे जाते हैं। ऐसे नेस्टेड एलिमेंट से HTML डॉक्यूमेंट बनता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको नेस्टेड एलिमेंट समझ में आया होगा। फिर हमारा आता है HTML block and inline elements. Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. कौन से टाइप का एलिमेंट है उस हिसाब से हर एलिमेंट की डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है। देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज, ब्लॉक एंड इनलाइन। तो पहले हम देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा जो अवेलेबल विड्थ होती है वो अवेलेबल फुल विड्थ लेता है। A block level element has a top and a bottom margin. ब्लॉक लेवल एलिमेंट की टॉप और बॉटम मार्जिन होती है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि ड्यू टैग है, फुटर टैग है, फॉर्म टैग है, HR टैग है, पी टैग है। ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, ये हम आपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। Inline elements. An inline element does not start on a new line. इनलाइन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से शुरू नहीं होते हैं। An inline element only takes up as much width as necessary. Inline element जितनी ज़रूरत है उतनी ही width लेता है। यहाँ पे मैंने inline elements के एग्जांपल लिखे। A टैग है, इमेज टैग है, स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सब टैग, लेबल टैग, ऐसे बहुत सारे टैग है। ये भी हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को समझने के लिए मैं div टैग और स्पैन टैग का एग्जांपल लूंगा। इससे आपको इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझ आएगा। पहले मैं div टैग का यूज करूंगा। अब मैं div टैग में एलिमेंट ए वर्ड लिखता हूँ। अब मैं गोला पे क्लिक करूंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं एलिमेंट ए वर्ड लिख कर आया है। अब मैं स्पैन टैग में एलिमेंट ए वर्ड लिखूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। हाँ, वेब पेज पर आप देख सकते हैं ये जो पहला एलिमेंट वर्ड दिख रहा है वो हमने ड्यू टैग में लिखा है, और दूसरा एलिमेंट वर्ड दिख रहा है वो हमने स्पैन टैग में लिखा है। अब ये दोनों वर्ड्स देखकर हमें कौन सा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है ये समझ नहीं आ रहा है। मैं अब वीएस कोड में जाता हूँ। यहाँ मैं स्पैन एलिमेंट को कॉपी करूंगा और पेस्ट। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला एलिमेंट वर्ड दिख रहा है वो हमने ड्यू टैग में लिखा हुआ है, और दूसरा एलिमेंट वर्ड दिख रहा है वो हमने स्पैन टैग में लिखा हुआ है, और ये जो तीसरा एलिमेंट वर्ड दिख रहा है वो हमने फिर से स्पैन टैग में लिखा हुआ है। तीसरा एलिमेंट वर्ड न्यू लाइन से शुरू नहीं हुआ है। दूसरा एलिमेंट वर्ड लिख कर आया है, उसी लाइन पर तीसरा एलिमेंट वर्ड लिख कर आया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनलाइन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से शुरू नहीं होता, वो उसी लाइन से शुरू होता है। इससे हमें पता चलता है कि स्पैन एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं वीएस कोड में जाता हूँ। अब मैं डिव एलिमेंट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर ये जो पहला एलिमेंट वर्ड लिख कर आया है वो हम मैंने ड्यू टैग में लिखा है, और ये जो दूसरा एलिमेंट वर्ड लिख कर आया है वो भी मैंने ड्यू टैग में लिखा है। ये दूसरा एलिमेंट वर्ड है, ये पहला एलिमेंट वर्ड है उसी लाइन पे लिख कर नहीं आया है, ये वर्ड न्यू लाइन पे लिख कर आया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से शुरू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डिव एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम जानते हैं कि डिव एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट ने बाय डिफॉल्ट कितनी विड्थ ली है। इसके लिए मैं CSS का यूज करूंगा। मैं डिव एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं जो डिव एलिमेंट है उसने बाय डिफॉल्ट अवेलेबल फुल विड्थ ली है। अब मैं स्पैन एलिमेंट में CSS का यूज करूंगा। मैं सेम CSS यूज करूंगा स्पैन एलिमेंट में भी, इसलिए मैं डिव एलिमेंट में जो CS है वो कॉपी करूंगा और स्पैन एलिमेंट में जाकर पेस्ट करूंगा। अब मैं ब्राउजर पर जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो स्पैन एलिमेंट ने बाय डिफॉल्ट जितनी ज़रूरत है उतनी ही विड्थ ली है। मैं सब में यही CSS डालूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो div एलिमेंट न्यू लाइन से शुरू हुआ है, और div एलिमेंट ने बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ली है, और div एलिमेंट की टॉप और बॉटम मार्जिन है। इसका मतलब div एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और स्पैन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से शुरू नहीं हुआ है, वो सेम ही लाइन पर लिख कर आया है, और स्पैन एलिमेंट ने बाय डिफॉल्ट जितनी ज़रूरत है उतनी ही विड्थ ली है। स्पैन एलिमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं है, इसका मतलब स्पैन एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट है। अभी हमने ड्यू टैग और स्पैन टैग के एग्जांपल से ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के डिफरेंस को समझा। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर करने के लिए ड्यू टैग और स्पैन टैग इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम ड्यू टैग और स्पैन टैग के बारे में जानकारी लेते हैं। HTML को स्ट्रक्चर करने के लिए ड्यू टैग और स्पैन टैग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पहले देखते हैं ड्यू टैग। The div tag defines a division or a section in an HTML document. div tag HTML डॉक्यूमेंट में डिवीजन या सेक्शन डिफाइन करता है। The div tag is used as a container for HTML elements, which is then
style with CSS or manipulated with JavaScript. div tag का यूज HTML एलिमेंट्स का कंटेनर जैसे किया जाता है जो बाद में CSS से स्टाइल किया जाता है और जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट किया जाता है. The div tag is easily styled by using the class or idea attribute. div tag क्लास और idea attribute से easily स्टाइल किया जाता है. Any sort of content can be put inside the div tag. कौन सा भी कंटेंट div tag में रखा जा सकता है. फिर हमारा आता है span tag. The span tag is an inline container used to mark up a part of a text or part of a document. The span tag is easily styled by CSS or manipulated with JavaScript using the class or add attribute. The span tag is much like the div element, but div is a block level element and span is an inline element जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा ही था. स्पैन टैग एक इनलाइन कंटेनर है और इसका यूज इनलाइन कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है. स्पैन एलिमेंट ये div एलिमेंट जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है. div और स्पैन एलिमेंट के डिस्प्ले वैल्यू के बारे में मैंने अभी डिटेल में बताया है. और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HTML में जितने भी एलिमेंट है वो या तो इनलाइन एलिमेंट होंगे या फिर ब्लॉक एलिमेंट होंगे. अब हम जानेंगे HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में. A semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. यहाँ पे मैंने सेमेंटिक एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि आर्टिकल, असाइड, नाउ, फिगर, मेन, फुटर, ऐसे और भी बहुत सारे हैं. जैसे नाउ एलिमेंट है, इसका नाम देखकर ही हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट में 9 बार का कंटेंट होगा. जैसे कि ये फुटर एलिमेंट है, इसका नाम देखकर ही हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट में फुटर का कंटेंट होगा. ये सारे सेमेंटिक एलिमेंट है, इनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा. फिर हमारा आता है HTML नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स. टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट. नॉन सेमेंटिक एलिमेंट से हमें उस एलिमेंट में कौन सा कंटेंट है ये पता नहीं चलता. HTML डॉक्यूमेंट में div और span ये दो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है. अभी मैं आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ. जब हम HTML4 ये HTML का वर्जन यूज करते हैं तब वेब पेज स्ट्रक्चर करने के लिए div टैग का यूज करते हैं. div टैग का यूज करके अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं. div टैग में आईडी या क्लास एट्रीब्यूट यूज किया जाता है. अगर मुझे हेडर बनाना है तो पहले मुझे div टैग का यूज करना पड़ेगा, फिर उसमें आईडी या फिर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और फिर उस आईडी या क्लास की वैल्यू लिखूंगा. वेब पेज स्ट्रक्चर करने के लिए जितने भी सेक्शन बनाने हैं उसमें यही फॉर्मूला यूज करूंगा. इससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और जब तक हम पूरा कोड पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें उस एलिमेंट के बारे में पता नहीं चलता है. ये सब HTML4 वर्जन में करना पड़ता था. अब हम HTML5 यूज़ करते हैं. इसमें HTML ने सेमेंटिक एलिमेंट ऐड किए हैं जिसका यूज़ करना आसान तो है ही, उसके साथ सेमेंटिक एलिमेंट मीनिंगफुल है. नाम देखकर ही हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट में क्या कंटेंट होगा. इससे हमारा टाइम भी बचता है. HTML5 में हमें div टैग हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें div टैग का यूज नहीं करना है. जरूरत पड़ने पर हम div टैग का यूज कर सकते हैं. लेकिन HTML5 के वर्जन में जो सेमेंटिक टैग है उसकी वजह से वेब पेज स्ट्रक्चर करने में आसानी होगी. आशा करता हूँ आपको सेमेंटिक एलिमेंट और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा. तो आज हमने एलिमेंट्स किसे कहते हैं ये समझा. इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में जो डिफरेंस है वो div और स्पैन एलिमेंट के एग्जांपल से समझा. उसके बाद हमने नेस्टेड एलिमेंट के बारे में समझा और लास्ट में हमने सेमेंटिक एलिमेंट और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट के बारे में समझा.
आशा करता हूँ आपको HTML5 एलिमेंट्स समझ में आए होंगे। आज आपको HTML5 में जो हेडिंग टैग है उसके बारे में बताऊंगा। H1 टैग का यूज हेडिंग लिखने के लिए करते हैं। HTML5 में हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग से लेकर H6 टैग का यूज किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी टैग के अंदर सबसे पहला टैग हम यूज करते हैं वो है H1 टैग। H1 टैग का यूज करके हम वेब पेज की हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग टैग के बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ। H1 टैग है पेयर टैग है। इसका मतलब है कि अगर हम H1 टैग को ओपनिंग टैग लिखेंगे तो उसका क्लोजिंग टैग भी आएगा ही आएगा। तो अभी मैं H1 टैग के अंदर हेडिंग है वर्ड लिखता हूँ और फिर गो लाइव पे जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग है वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। H1 टैग यूज करके हम वेब पेज की हेडिंग लिखते हैं। वेब पेज पर हेडिंग के साथ हम सब हेडिंग भी लिखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में हम हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, इन 6 टैग्स का यूज करते हैं। H7 टैग, H8 टैग ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे 6 हेडिंग लिखकर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ H1 टाइप करूंगा। फिर कर्ली ब्रैकेट में हेडिंग ए वर्ड लिखूंगा। कर्ली ब्रैकेट के बाद एस्टेरिस्क ये सिंबल का यूज करूंगा यानी कि स्टार। और फिर मुझे कितने हेडिंग चाहिए? 6, तो मैं यहाँ 6 टाइप करूंगा और एंटर क्लिक करूंगा। ये देखो H1 का ओपनिंग टैग और H1 का क्लोजिंग टैग और उसमें लिखा कंटेंट 6 बार लिखकर मिला है। अब मैं यहाँ ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ पे 6 बार हेडिंग ये वर्ड लिखकर आया है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6। सेम इसका क्लोजिंग टैग भी ऐसे लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 to 6। अब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी साइज चेंज हो गई है। अब सबसे ज़रूरी बात आप याद रखना, H1 टैग में जो कंटेंट हम लिखते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। H1 टैग में लिखे हुए कंटेंट को ब्राउज़र मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट समझता है और H6 टैग में लिखे हुए कंटेंट को ब्राउज़र कम इम्पोर्टेंट कंटेंट समझता है। यहाँ आप देख सकते हो H1 टैग में लिखा हुआ कंटेंट बड़ा दिख रहा है, H2 टैग में लिखा हुआ कंटेंट उससे छोटा दिख रहा है, H3 टैग में लिखा हुआ कंटेंट उससे छोटा दिख रहा है, H4 टैग में लिखा हुआ कंटेंट उससे छोटा दिख रहा है, H5 टैग में लिखा हुआ कंटेंट उससे भी छोटा दिख रहा है और फिर H6 टैग में लिखा हुआ कंटेंट उससे छोटा दिख रहा है। यहाँ H1 टैग में लिखे हुए कंटेंट की सिर्फ साइज ही बड़ी नहीं है, H1 टैग में लिखे हुए कंटेंट की इम्पोर्टेंस भी बाकी के हेडिंग टैग के कंटेंट से ज़्यादा है। मैं H6 टैग की साइज बढ़ाता हूँ, इसके लिए मैं CSS का यूज़ करूँगा। तो अभी मैं VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं H6 टैग में लिखे हुए हेडिंग का फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में फॉन्ट साइज 40 पिक्सल और मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ H6 टैग में CSS का यूज़ करके मैंने H6 टैग में लिखे हुए कंटेंट की साइज बढ़ा दी है। यहाँ पे H6 टैग में लिखा हुआ कंटेंट H1 टैग में लिखे हुए कंटेंट से बड़ा दिख रहा है। आप जितना चाहो उतना H6 टैग में लिखे हुए कंटेंट का साइज बढ़ा लो। ब्राउजर हमेशा H1 टैग को ही इम्पोर्टेंट टैग समझता है। ब्राउजर के हिसाब से H1 टैग ही सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी H1 टैग ही इम्पोर्टेंट टैग है। H2 टैग से लेकर H6 टैग तक जितने भी टैग है उन टैग में लिखे हुए कंटेंट के साइज हम CSS का यूज करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्राउजर हमेशा सिर्फ H1 टैग में लिखे हुए कंटेंट को इम्पोर्टेंट समझता है और H6 टैग में लिखे हुए कंटेंट को ब्राउजर सबसे कम इम्पोर्टेंट कंटेंट समझता है। तो आप समझ गए होंगे कि H2 टैग से लेकर H6 टैग में लिखे हुए कंटेंट की साइज हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस हम बढ़ा नहीं सकते। तो आपको हमेशा अपने वेब पेज की हेडिंग H1 टैग में ही लिखनी है। हमें एक वेब पेज पर एक ही बार H1 टैग का यूज़ करना है
और अगर सब हेडिंग लिखनी है तो H2 टैग का यूज़ करना है। उसके बाद आपको और हेडिंग लिखनी है तो आप H3 टैग का यूज़ करना है। फिर आपको H4 टैग का यूज़ करना है। फिर आपको H5 टैग का यूज़ करना है। फिर H6 टैग का यूज़ करना है। इस क्रम को याद रखो। आज हमने H1 से H6 तक के हेडिंग टैग के बारे में जानकारी ली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको HTML5 में जो हेडिंग टैग है वो समझ में आया होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा HTML5 में पी टैग का यूज़ कैसे करते हैं। पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। जब हमें वेब पेज पर पैराग्राफ लिखकर चाहिए होगा तब हम उस पैराग्राफ के कंटेंट को पी टैग के अंदर लिखते हैं। पी टैग को डिटेल में समझाने के लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ। अब मैं बॉडी टैग के अंदर लोअर M45 टाइप करूंगा और एंटर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ 45 वर्ड्स लिखकर मिले हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 लिखता हूँ। यह है मेरा पहला पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूंगा। यहाँ वेब पेज पर ये पहला पैराग्राफ लिख कर आया है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। मुझे और एक पैराग्राफ लिखकर चाहिए, इसलिए मैं लोरेम 90 टाइप करूंगा और एंटर की दबाऊंगा और इसको मैं नंबर 2 दूंगा। ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ है और मैं फिर ब्राउज़र पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर ये है पहला पैराग्राफ और ये है दूसरा पैराग्राफ। यहाँ पहला पैराग्राफ खत्म हुआ, उसी लाइन पर दूसरा पैराग्राफ लिख कर आया है। यहाँ VS कोड में तो मैंने दोनों पैराग्राफ में स्पेस दिए, लेकिन यहाँ वेब पेज पर वो दिख नहीं रही। ये जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम VS कोड में अपने HTML डॉक्यूमेंट में जितनी चाहे स्पेस देंगे वो सारी स्पेस ब्राउज़र इग्नोर करता है और उन सारी स्पेस को एक काउंट करता है और सिर्फ एक ही स्पेस देता है। इसलिए हमें ये सेकेंड वाला पैराग्राफ पहले पैराग्राफ के बाद लिखा हुआ दिख रहा है और दोनों पैराग्राफ में सिर्फ एक ही स्पेस है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। अब मैं पी टैग का यूज़ करूँगा। देखते हैं पी टैग का यूज़ करके क्या चेंजेस होते हैं। पी टैग ये पेयर टैग है, इसलिए मैं यहाँ पहले पैराग्राफ में पी टैग का ओपनिंग टैग और पी टैग का क्लोजिंग टैग यूज़ करूँगा। अब मैं दूसरे पैराग्राफ में भी पी टैग का ओपनिंग टैग और पी टैग का क्लोजिंग टैग यूज़ करूँगा। मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। वेब पेज पर ये जो दो पैराग्राफ है, इन दो पैराग्राफ में अब स्पेस क्रिएट हुई है। पहले इन दो पैराग्राफ में स्पेस नहीं थी। पी टैग का यूज़ करते ही इन दो पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट हुई है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं लोरेम 300 टाइप करूँगा और एंटर की पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ 3 नंबर लिखता हूँ। ये तीसरे पैराग्राफ में मैंने पी टैग का यूज़ नहीं किया है। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ। यहाँ ये तीसरा पैराग्राफ दिख रहा है, ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। जहाँ पे दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ है वहाँ पे ये लिखकर नहीं आया है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में मैं पी टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ मैं पी टैग का ओपनिंग टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पी टैग का क्लोजिंग टैग लिखता हूँ। पी टैग का ओपनिंग टैग और पी टैग का क्लोजिंग टैग और उसमें लिखा हुआ कंटेंट, इसको हम पी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट है वो या तो इनलाइन एलिमेंट होंगे या फिर ब्लॉक एलिमेंट होंगे। अब हम समझते हैं कि पी एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं पी टैग में लिखा हुआ कंटेंट न्यू लाइन से शुरू हुआ है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, ब्लॉक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पर लिखकर आता है और ब्लॉक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल फुल विड्थ लेता है और ब्लॉक एलिमेंट की टॉप और बॉटम मार्जिन होती है। यहाँ पी टैग न्यू लाइन से शुरू हुआ है और पी एलिमेंट की टॉप और बॉटम मार्जिन है। यहाँ पे मैं पी टैग में CSS का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं स्टाइल या एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड रेड और यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि पी एलिमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल फुल विड्थ ली है। पी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से शुरू हुआ है। पी एलिमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल फुल विड्थ ली है और पे एलिमेंट की टॉप और बॉटम मार्जिन है। तो इससे समझ में आता है कि पी एलिमेंट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आशा करता हूँ कि आप पी टैग को अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा HTML5 बियर टैग के बारे में।
HTML डॉक्यूमेंट में बीआर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए बीआर टैग का यूज करते हैं। बीआर टैग को डिटेल में समझाने के लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ। HTML डॉक्यूमेंट में सिंगल लाइन ब्रेक के लिए बीआर टैग का यूज करते हैं। बीआर टैग में कोई कंटेंट नहीं होता है। बीआर टैग ये एम्प्टी टैग है। बीआर टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब मैं बॉडी टैग में लोरेम 21 लिखूंगा और एंटर क्लिक करूंगा। और अब मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा। मुझे वेब पेज पे 21 वर्ड्स लिखकर मिले हैं। मैं यहाँ 1 टाइप करूंगा। यह है मेरी पहली सेंटेंस। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर लेफ्ट साइड में मेरी पहली सेंटेंस लिख कर आई है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। अब मैं लोरेम 9 टाइप करूंगा। मुझे यहाँ 9 वर्ड्स लिखकर मिले हैं। मैं यहाँ नंबर 2 लिखता हूँ। ये मेरी दूसरी सेंटेंस है। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर ये मेरी पहली सेंटेंस है और ये दूसरी सेंटेंस है। जहाँ पहली सेंटेंस खत्म हुई है उसी लाइन पर दूसरी सेंटेंस लिख कर आई है। VS कोड में तो हमने दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन पर लिखी है, फिर भी यहाँ वेब पेज पर पहली सेंटेंस खत्म हुई है उसी लाइन पे दूसरी सेंटेंस शुरू हुई है। दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन पर शुरू नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र हम जितने भी स्पेस HTML डॉक्यूमेंट में देते हैं उन सभी स्पेस को इग्नोर करता है और उन सारे स्पेस को एक काउंट करता है और एक ही स्पेस देता है। लेकिन मुझे तो ये दूसरी वाली सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन पर लिखकर चाहिए, तो इसके लिए मैं बीआर टैग का यूज़ करूँगा। वैसे CSS का यूज़ करके हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लाइन ब्रेक के लिए HTML डॉक्यूमेंट में बीआर टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं अब लाइन ब्रेक देने के लिए बीआर टैग का यूज करूंगा। जब भी हम बीआर टैग का यूज करते हैं तब बीआर टैग के बाद लिखा हुआ कंटेंट न्यू लाइन से शुरू होता है। मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन पर लिख कर आए, इसलिए मैं पहली सेंटेंस के बाद बीआर टैग का यूज करूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन से शुरू हुई है। अब मुझे पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 2 लाइन का ब्रेक चाहिए, तो मैं पहली सेंटेंस के बाद और एक बीआर टैग का यूज करूंगा। और अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 2 सेंटेंस का ब्रेक दिख रहा है। समझो मुझे पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 9 सेंटेंस का ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ BR*9 टाइप करूंगा और एंटर की पर क्लिक करूंगा। यहाँ मुझे 9 BR टैग लिखकर मिले हैं। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 9 लाइन का ब्रेक दिख रहा है। ऐसे बीआर टैग का यूज करके लाइन ब्रेक देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि HTML5 में जो बीआर टैग है वो आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको इमेज टैग के बारे में जानकारी दूंगा। इमेज टैग के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं VS कोड में जाऊंगा। जब भी हमें वेब पेज पर इमेज शो करनी होती है तब हम इमेज टैग का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इमेज टैग को ओपनिंग टैग लिखा जाता है, इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता और इमेज टैग के अंदर कंटेंट नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे मैं इमेज टैग लिखूंगा। यहाँ पे इमेज टैग का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे इमेज ऐड करने, तो हमें उसके लिए इमेज टैग का सोर्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। सोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इमेज ये फोल्डर में नहीं ली है, तो वो कैसे लेते हो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं मेरे फाइल्स में जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरे इमेज है वो मैंने डाउनलोड किए, उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, कट, और जो भी मेरा जो फोल्डर है जो मैं VS कोड में अभी यूज कर रहा हूँ वेबसाइट के लिए, वहां पे जाऊंगा और वहां पे पेस्ट करूंगा कंट्रोल V करके। अब मैं VS कोड में जाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो लिख कर आ गई। तो अब मैं ये जो मेरे जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं हटा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी इमेज है।
तो सोर्स src इज इक्वल टू के बाद मैं डबल कोट का यूज करूंगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इमेज का पाथ आ गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं गोला पे जाऊंगा तो यहाँ वेब पेज पर मेरी इमेज शो हो रही है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। तो इसके बाद समझो आपने कुछ गलत पाथ दे दिया, समझो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई और एक पाथ दे दिया, तो आप ब्राउज़र पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि आपने सोर्स पाथ गलत दे दिया है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। समझो आपने ये जो पाथ है गलत दिया है। कभी कभी सर्वर टाइम लेता है हमारी इमेज को लोड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम और एक एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ALT यानी कि अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव इज इक्वल टू आपकी जो भी इमेज है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरी इमेज है PUBG, तो मैं यहाँ पे PUBG लिखूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो वेब पेज पर आप देख सकते हो ये जो मेरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो लिख कर आ गया है, और ये जो इमेज का सिंबल आप देख सकते हो वो लिख कर आएगा क्योंकि मैंने पाथ गलत दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट में जो कंटेंट लिखा था, जो मेरी इमेज को डिस्क्राइब कर रहा था, वो लिख कर आ गया है। अब मैं जो मेरा जो इमेज का पाथ है वो थोड़ा सही कर देता हूँ। अब मैं फिर से ब्राउजर में जाता हूँ। वेब पेज पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा सही इमेज दिख रहा है और जो मेरे अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट लिखा था PUBG वो यहाँ पे वेब पेज पर लिख कर नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे हमारी इमेज लोड हो चुकी है। अब हम इस इमेज के साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज के साइज को सेट करने के लिए विथ ये एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट में जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो पिक्सल में लिखेंगे। तो अब सब मुझे 300 पिक्सल की विथ चाहिए तो मैं यहाँ पे 300 लिखूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे 300 पिक्सल की विथ आ चुकी है। अब मैं इस इमेज को हाइट भी दे सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, हाइट एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल। मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे 200 पिक्सल की हाइट आ चुकी है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे 600 करता हूँ, ये ऐसी दिख रही है। अब मैं यहाँ वेट भी बढ़ाता हूँ, 700 करता हूँ। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ऐसे इमेज टैग का यूज किया जाता है। समझो आपको अपने वेब पेज पर 10-12 इमेज ऐड करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हो इमेजेस नाम का, और इसमें आप अपनी जो भी इमेजेस आपको ऐड करनी है वो इसमें डाल सकते हो। समझो अभी ये इमेज है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मूव करूँगा, यहाँ पे मैं मूव कर दिया, ये इमेज फोल्डर में आ गई है। तो इसका आप पाथ कैसे देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे SRC उसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा जो फोल्डर का नाम है वो पहले लिखेंगे इमेजेस और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश देंगे। फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद आपके उस फोल्डर में जितने भी इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपको जो भी इमेज चाहिए उस पर आप क्लिक कर देना। तो ऐसे आप पाथ दे सकते हो। अभी मैं फिर से ब्राउजर में जाऊंगा तो एज इट इज मेरी इमेज वैसे की वैसी आ गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इमेज टैग अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आपको HTML5 में जो ऑडियो टैग यूज होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ऑडियो टैग के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं VS कोड में जाऊंगा। ऑडियो टैग एक पेयर टैग है। इसका मतलब कि हम जब भी ऑडियो टैग का ओपनिंग टैग लिखेंगे तब हम ऑडियो टैग का क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे। हमारे वेब पेज पर या फिर वेबसाइट पर हमें जब भी कभी ऑडियो शो करना होगा तब हम ऑडियो टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने मेरे फोल्डर में एक ऑडियो फाइल ले ली है। जब मैंने आपको इमेज टैग सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि इमेज को कैसे फोल्डर में लिया जाता है। सेम उसी तरह मैंने ऑडियो की फाइल भी इसी फोल्डर में ली है। मैं यहाँ पे ऑडियो टैग लिखूंगा। ये ऑडियो टैग का ओपनिंग टैग है और ये ऑडियो टैग का क्लोजिंग टैग है। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी लिख कर नहीं आया है। अब मैं क्या करूँगा, VS कोड में जाऊंगा। यहाँ पे ऑडियो टैग का जो ओपनिंग टैग है वहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है जिसका नाम है कंट्रोल्स। जब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तब आप देखिए क्या होता है।
आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमारा ऑडियो उसके कंट्रोल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये है प्ले का, ये है साउंड का, और ये है प्लेबैक स्पीड का। यहाँ पे मैंने ऑडियो इंसर्ट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे ऑडियो शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, VS कोड में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं मेरे ऑडियो का पाथ दूंगा। तो पाथ कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक टैग का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सोर्स टैग। और ध्यान रखना है सोर्स टैग का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, सोर्स टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो सोर्स टैग के अंदर मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसका नाम है SRC, जो मैंने इमेज टैग में दिया था। SRC यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट, इसमें हम हमारे ऑडियो का पाथ देंगे। तो SRC इज इक्वल टू डबल कोट में हम अपने ऑडियो का पाथ देंगे। मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं फिर से ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये 4 मिनट का मेरा ऑडियो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूँ। यहाँ पे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पे इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं VS कोड में जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस ऑडियो का टाइप क्या है वो भी लिखना पड़ता है क्योंकि वो ब्राउज़र को समझ में आना चाहिए कि ये ऑडियो का टाइप कौन सा है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं MP3, तो उसका टाइप होता है MPEG। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑडियो स्लैश MPEG। कभी कभी कुछ ब्राउज़र पे हमारा जो ये जो ऑडियो है वो शो नहीं होता या फिर प्ले नहीं होता, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे। जब भी हमारा ऑडियो प्ले नहीं होगा या फिर लोड नहीं होगा ब्राउज़र पे, तब वो अल्टरनेटिव मैसेज वहाँ ब्राउज़र पे दिख जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट ऑडियो फाइल। अभी मैंने मेरे फाइल का पाथ सही से दिया है और ब्राउज़र इस फाइल को लोड भी कर रहा है, इसलिए वो मेरा अल्टरनेटिव मैसेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर मेरी ऑडियो फाइल ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करती तो वो ब्राउज़र वो अल्टरनेटिव मैसेज यहाँ पे शो कर देता। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑडियो टैग अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आपको HTML5 में जो वीडियो टैग यूज़ होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो टैग के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं VS कोड में जाऊँगा। जब भी हमें वेब पेज पर कोई भी वीडियो शो करना होगा तब हम वीडियो टैग का यूज़ करेंगे। वीडियो टैग है, पेयर टैग है, इसलिए जब भी हम वीडियो टैग का ओपनिंग टैग यूज़ करेंगे तब हम वीडियो टैग का क्लोजिंग टैग भी यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे वीडियो टैग लिखूंगा, ये वीडियो टैग का ओपनिंग टैग और ये वीडियो टैग का क्लोजिंग टैग। अभी यहाँ पे जो वीडियो का ओपनिंग टैग है उसमें मैं कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो वीडियो कंट्रोलर दिख रहा है। यहाँ पे वीडियो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें वीडियो अभी तक इंसर्ट नहीं किया है। तो अभी मैं इसमें वीडियो इंसर्ट करूंगा। मुझे यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करना है तो इसके लिए मैं सोर्स टैग का यूज़ करूंगा। सोर्स टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये जो सोर्स टैग का ओपनिंग टैग है उसमें मैं अपनी वीडियो का पाथ दूंगा। तो पाथ देने के लिए SRC यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा। सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट में मैं अपनी वीडियो का पाथ दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है videos.mp4, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा। अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो का टाइप लिखूंगा। टाइप इज इक्वल टू डबल कोट में video/mp4। अभी मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके प्ले भी कर सकता हूँ, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकता हूँ और इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसकी स्पीड भी आगे पीछे कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये वीडियो है या कोई भी यूज़र कंट्रोल ना करे यानी कि प्ले या फिर उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा ना करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स लिखा है वो आप हटा दो। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर्स नहीं है, लेकिन उससे एक क्या चीज़ होगी कि हमारा जो वीडियो है वो प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑटो प्ले लिख दूंगा। तो ऑटो प्ले करने से क्या होगा, जब भी यूजर या फिर आप लोग अपनी वेब पेज पर जाओगे तो अपने आप वीडियो प्ले हो जाएगा। जैसे अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा जो वीडियो है वो ऑटो प्ले हो रहा है। मैं फिर से अपने VS कोड में जाऊंगा। आप यहाँ पे इसको विड्थ भी दे सकते हो और हाइट भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं विड्थ दे रहा हूँ 700 और हाइट देता हूँ 800। तो अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो ऑटो प्ले हो रहा है और जो मैंने हाइट और विड्थ दी थी उस हिसाब से वीडियो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा वीडियो शो हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ब्राउज़र पे हमारी वीडियो है वो लोड नहीं होता या फिर सपोर्ट नहीं करता। तब हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव मैसेज शो करेंगे। अब यहाँ पे सोर्स टैग है, उसके नीचे में मेरा मैसेज टाइप करूँगा, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट वीडियो। अब जब भी कोई भी ब्राउज़र पे मेरी वेबसाइट ओपन होगी और तब मेरा वीडियो शो नहीं होगा या फिर लोड नहीं होगा, तभी अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। अभी यहाँ पे वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो है वो प्ले हो रहा है और शो भी हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो टैग का यूज़ कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।